नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज विज्ञान कार्यशाला में मैं डॉक्टर विकास कुमार, प्रिंसिपल सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिले में आयोजित होने वाली विज्ञान प्रदर्शनी के बारे में कुछ जानकारी आपस में साझा करेंगे। विज्ञान प्रदर्शनी के मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं में अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा, रचनात्मक प्रयोग, नवाचार और आविष्कारशीलता के लिए प्रोत्साहित करना, छात्रों में वैज्ञानिक चेतना विकसित करना, दैनिक जीवन और आसपास के क्षेत्रों की समस्याओं को सुलझाने वाला दृष्टिकोण विकसित करना, राष्ट्र के निर्माण में छात्र छात्राओं की सकारात्मक भूमिका निर्वहन का बोध कराना। रमसा के अंतर्गत आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन 2 स्तरों पर किया जाएगा। पहले स्तर में यह प्रदर्शनी प्रत्येक विद्यालय में आयोजित होगी और विद्यालय में यह प्रदर्शनी 11 जनवरी 2021 तक हम सभी को आयोजित करनी होगी। जिला स्तर पर आयोजन 18 जनवरी से 30 जनवरी 2021 के बीच आयोजित की जा सकेगी। विज्ञान प्रदर्शनी के मुख्य विषय प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कुछ विषय सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण विषय है पर्यावरण संबंधी, जलवायु परिवर्तन के कारण व परिणाम, जैव विविधता, संरक्षण एवं सुगमता, बायोडाइवर्सिटी, मानव कल्याण में जीवन विज्ञान, वैकल्पिक ऊर्जा। वैकल्पिक ऊर्जा के अंतर्गत हम हरित ऊर्जा, जैव ऊर्जा, सौर ऊर्जा, हाइड्रोकार्बन ऊर्जा, सोलर ऊर्जा आदि को प्रयोग हम कर सकते हैं। गणित, भौतिक विज्ञान और खेल का भी हम मॉडल बना सकते हैं। विज्ञान प्रदर्शनी के लिए कुछ निर्देश निर्धारित किए गए हैं, जैसे सभी माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चे इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। प्रतियोगिता 2 वर्गों में आयोजित होगी। जूनियर वर्ग में कक्षा 9 और कक्षा 10 के छात्र छात्राएं, सीनियर वर्ग में कक्षा 11 और कक्षा 12 की छात्र छात्राएं सम्मिलित हो सकेंगी। विद्यालय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में आप कितने भी ग्रुप जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग में प्रतिभाग कर सकते हैं। अच्छा है कि हम अपने विद्यालय के अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित करें। विद्यालय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान पाने वाले छात्र या छात्रा को जिला स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में सम्मिलित किया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय से एक मॉडल जूनियर वर्ग और एक मॉडल सीनियर वर्ग में स्वीकार किया जाएगा। प्रत्येक वर्ग में अधिक से अधिक 2 बच्चे, यानी कुल मिलाकर 4 बच्चे जिला स्तर पर प्रतिभाग कर पाएंगे। गत सत्रों में किसी मॉडल का जिनमें हमने प्रयोग किया है उनका दोहराव हम कम से कम करने की कोशिश करेंगे। यदि कोई बच्चा रिपीट मॉडल लाता है जो लास्ट ईयर भी वो लेकर गया है या कोई अन्य बच्चा गया है, तो रिपीटेड मॉडल को अमान्य करार किया जा सकता है। दिव्यांग संबंधी मॉडल को प्रोत्साहित किया जाएगा। दिव्यांग अगर कोई बच्चा है और वो मॉडल बनाकर लाता है उसे भी हमें प्रोत्साहित हम करेंगे, और उसके साथ साथ यदि कोई दिव्यांग के जीवन को सरल बनाने के लिए कोई मॉडल बनाया गया है तो उस मॉडल को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। विद्यालय स्तर पर प्रथम स्थान पाने वाले विद्यार्थी जनपद स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। बहुत अच्छा होता है कि एक प्रदर्शनी में भी हम एक साइंटिफिक एटमॉस्फेयर पैदा करें। साइंटिफिक एटमॉस्फेयर के लिए मॉडल की अब जानकारी हम दें। मॉडल पर छात्र छात्रा या शिक्षक का नाम, मॉडल का नाम, वर्ग किस वर्ग में बच्चा है और मॉडल की संक्षिप्त जानकारी के लिए एक राइटअप लिखकर हमें ले जाना होगा। बहुत अच्छा हो अगर जितने भी कॉलेज प्रतिभाग करें उन कॉलेज मॉडल के पीछे उस कॉलेज का कोई फ्लैक्स या कोई बैनर वो लगा हो, जिससे इजीली जानकारी प्राप्त हो जाती है। मॉडल का निर्माण हम कोई वर्किंग मॉडल भी बना सकते हैं, हम कोई स्टैटिक मॉडल भी बना सकते हैं, अन्वेषण आधारित मॉडल हम बना सकते हैं, या कोई अन्य मौलिक या रचनात्मक मॉडल का हम प्रयोग कर सकते हैं। मॉडल में शामिल हो सकते हैं
फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या विज्ञान में कोई ना कोई सिद्धांत पर आधारित ही हम जितना भी कंटेंट होता है किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित होता है। हम उस अवधारणा, सिद्धांत या प्रोसेस को समझाने के लिए कोई क्रियाशील मॉडल बच्चों से बनवा सकते हैं, या किसी मशीन उपकरण की स्वदेशी अभिकल्पना पर आधारित मॉडल हो, मौलिक मितव्ययी अभिकल्पना या तकनीक पर हो, विज्ञान और तकनीक के मूलभूत सिद्धांतों का अनुप्रयोग हो। जैसे आर्किमिडीज के सिद्धांत को व्यक्त करने वाला हम कोई मॉडल बना सकते हैं, या कोई हम ऐसा मॉडल भी बना सकते हैं जो आर्किमिडीज के सिद्धांत का उदाहरण है, आर्किमिडीज सिद्धांत के एप्लीकेशंस हैं, उन पर भी हम मॉडल बना सकते हैं। वास्तव में क्या होता है कि जब हमारा मॉडल होता है जिला स्तर पर, अगर वो सिलेक्शन हो भी जाए मंडल स्तर पर या प्रदेश स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, हमारे मॉडल का अच्छे मॉडल का ही चयन होता है। ये अच्छा मॉडल क्या होता है, जो हम चयन के लिए जो हमारे जजेज मानक स्टैंडर्ड तय करते हैं, वो मॉडल में क्या ढूंढना चाहते हैं, आज हम इसकी चर्चा करते हैं। जैसे हम जब भी कोई जज आते हैं या जो उनको दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं कि हमको मार्किंग कैसे करनी है, तो मॉडल में देखा जाता है कि मॉडल में क्रिएटिव इमेजिनेशन है या नहीं है, कोई क्रिएटिविटी, नई क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन किया गया है नहीं किया गया। जैसे अगर कोई बच्चा है और वो बच्चा घर पर अपने है, वो चलते हुए पंखे को देखता है, तो उसने इमेजिनेशन किया कि जो पंखे का स्विच है, क्या उस स्विच के साथ हम कोई ऐसा एपरेटस नहीं लगा सकते कि जो एपरेटस पंखे की स्पीड को भी व्यक्त करे कि कितना राउंड पर मिनट ये फैन ले रहा है, लगा सकते हैं। तो उस बच्चे की इमेजिनेशन हुआ। साइंटिफिक थॉट एंड अप्रोच, उस मॉडल में क्या साइंटिफिक अप्रोच है, क्या वो जो मॉडल बनाया है उसके पीछे कोई लॉजिक है, क्या लॉजिकली उसमें जवाब मिल सकते हैं, उसके 15% मार्क्स होते हैं। ओरिजिनलिटी एंड इनोवेशन इन मॉडल, क्या कोई मॉडल में इनोवेशन हुआ है, ओरिजिनल आइडिया है। इनोवेशन मीन्स कोई नया बहुत बड़ा आविष्कार करना इनोवेशन का अर्थ नहीं होता है। इनोवेशन का अर्थ होता है किसी भी कार्य को नए ढंग से करना, अच्छे ढंग से करना, जिससे लागत कम हो गई हो, कोई सहजता जीवन में आई हो, वही सब प्रोसेस इनोवेशन कहलाते हैं। टेक्निकल स्किल, आर्ट एंड क्राफ्ट्समैनशिप, उसके भी 15% मार्क्स होते हैं। जैसे अब हम बर्नौली पिरमे की बात कर रहे हैं, हमने कहा कि जहाँ एरिया कम होगा, जहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी। और पता चला कि जो हम बनाकर मॉडल ले गए हैं, हमने वहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा कर दिया या कम है ही नहीं, या सेम साइज कर दिया। तो साइज का कितना इफेक्ट है, कैसे वो मॉडल बना है, उस पर टेक्निकली मजबूत है या नहीं है, उसके 15% मार्क्स होते हैं। उसमें अच्छा मॉडल वह माना जाता है जो लो कॉस्ट हो, उसकी कीमत कम हो, पोर्टेबिलिटी, जिसे मॉडल को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। अब पता चलता है कि हमारे मॉडल का सिलेक्शन हो गया और हमें आगरा ले जाना है, पर मॉडल इतना बड़ा है उसे ले जाने में असुविधा होगी। तो उससे अच्छा होता है कि अगर हमें बड़ा मॉडल भी बनाना है तो उसे डिफरेंट पार्ट्स में बनाएं और उन पार्ट्स को असेंबल कर सकें और उन पार्ट्स को हम इजीली ले जाएं। तो लो कॉस्ट मॉडल की होनी चाहिए, पोर्टेबिलिटी हो और ड्यूरेबिलिटी हो। ड्यूरेबिलिटी मीन्स कि अगर आपने मॉडल बनाया, पता चला कि वो मुजफ्फरनगर ले जाने में रास्ते में ही टूट गया, या उसके जैसी प्रदर्शनी खत्म हुई वो डिस्ट्रॉय हो गया, या वो थोड़ा सा उसका डिस्टर्ब हो गया, तो ड्यूरेबिलिटी उसकी कम है। प्रेजेंटेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके 15% मार्क्स होते हैं। अगर 100 मार्क्स हम रखते हैं तो उसमें 15 मार्क्स डिमॉन्स्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशन के होते हैं। जब हम बच्चों से मॉडल बनवाते हैं या बच्चा कोई मॉडल बनाता है तो अपने मॉडल को वो किस प्रकार उसका डिमॉन्स्ट्रेशन देता है, या उसने उसने बताया तो बहुत अच्छा, डिमॉन्स्ट्रेशन वो खुद अच्छा कर रहा है, किंतु अगर उससे कोई क्वेश्चन आंसर करते हैं जजेज या कोई तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो उसे मार्क्स नहीं दिए जाते। एजुकेशनल वैल्यू फॉर द चिल्ड्रन के भी 10% मार्क्स होते हैं। चयनित मॉडल हेतु पुरस्कार, इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत अच्छी जो विजेता राशि है, जो पुरस्कृत राशि है, बहुत अच्छा किया गया है। प्रत्येक वर्ग में सर्वश्रेष्ठ 3 मॉडल्स का चयन किया जाएगा, जूनियर वर्ग में और सीनियर वर्ग में अलग अलग। प्रथम विजेता को 5,000 रुपये, द्वितीय विजेता को 3,000 रुपये और तृतीय विजेता को 2,000 रुपये दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ जूनियर वर्ग में 5 और सीनियर वर्ग में 5 को
बच्चों को 1,000 रुपये कॉन्सोलेशन प्राइज भी रखा गया है, जो अपने आप में बहुत हैंडसम राशि है। हम बात करते हैं इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी की। क्या नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, या इमेजिनेशन या क्रिएटिविटी? अगर इमेजिनेशन नहीं है तो ऐसी नॉलेज होनी बेकार है। और आप इमेजिनेशन तो बहुत अच्छी करते हैं किंतु आप क्रिएटिव नहीं हैं, तो क्या कहा जाएगा कि आप इमेजिनेटिव तो हैं पर क्रिएटिव नहीं हैं। एक स्टोरी के माध्यम से मैं अपनी बात को ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये जो फिगर आपके सामने है, इस फिगर को शायद आप पहचानते हैं किसकी फ़ोटो है और उनके सामने क्या है। अगर नहीं पहचानते हैं तब ये फ़ोटो है जॉन लॉगी बेयर्ड की। बेयर्ड का नाम सुनते ही आपके सामने आया होगा कि उनके सामने निश्चित रूप से टेलीविज़न है। जी हाँ, ये टेलीविज़न ही है। 1927 में अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन लॉगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। उन्हें इस आविष्कार को बनाने में 7 वर्ष लग गए। अपनी कहानी को, स्टोरी को अगर मैं थोड़ा सा शुरू से शुरू करूं, बेयर्ड एवरेज फैमिली से थे, ज़्यादा धनाढ्य परिवार से नहीं थे। स्कूली दिनों में उन्हें फ़ोटोग्राफी का शौक़ था। फ़ोटोग्राफी का शौक़ करते करते स्कूली जीवन शुरू किया और स्कूल में उनकी फ़ोटोग्राफी को थोड़ा पंख भी उनके प्रिंसिपल द्वारा लगाए गए। उन्होंने स्कूलिंग करने के बाद टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहा, किंतु प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया और प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाने के कारण उनकी शिक्षा छोड़नी पड़ी और उन्हें युद्ध में भाग लेना पड़ा। युद्ध समाप्त हो जाने के बाद उन्होंने इलेक्ट्रिकल कंपनी में एक जॉब किया। इलेक्ट्रिकल कंपनी में जॉब करने पर उनके जो 3-4 साथी थे उनसे वो डिस्कशन करते थे। क्या डिस्कशन होता था कि वो साथी आपस में बात करते थे। उस समय रेडियो का ज़माना था पहले। उसमें यह था कि भाई आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है। ये दोस्त आपस में बात करते थे कि जब आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकती है तब पिक्चर क्यों नहीं जा सकती। तो ये हुआ इमेजिनेशन। वो उन लोगों ने इमेजिनेशन किया कि भाई आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह जा रही है किंतु पिक्चर नहीं जा पा रही, पिक्चर जानी चाहिए ना, तो ये इमेजिनेशन हुआ। लालटेन, लेंस, नली जो उस समय उनके समान हाथ आए, उनसे उन्होंने मिलाकर टेलीविज़न बनाना शुरू किया। उसे कहेंगे हम क्रिएटिविटी, यानी नॉलेज के बाद इमेजिनेशन, इमेजिनेशन से क्रिएटिविटी उनमें आई। 7 साल लगे टेलीविज़न बनाने में और भारत तक आने में टेलीविज़न को 1950 तक का समय लगा। 1950 का समय भी एक बंगलौर के इंजीनियर ने टेलीविज़न दिया और किंतु क्या यहीं पर यह सफ़र रुक गया। अगर इमेजिनेशन ना होता, पहले इमेजिनेशन की गई कि भाई आवाज़ ट्रांसफ़र हो सकती है तो पिक्चर क्यों नहीं। फिर जब पिक्चर ट्रांसफ़र होने लगी तब बात आया कि जब पिक्चर ट्रांसफ़र हो सकती है तो इस पिक्चर में कलर क्यों नहीं आ सकते। 15 अगस्त 1982 को इंदिरा गांधी जी का जो भाषण, हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्पीच हुआ टेलीकास्ट, वो पहली बार 1982 में कलर टेलीविज़न पर टेलीकास्ट हुआ था। कलर टेलीविज़न आया। कलर टेलीविज़न के बाद LCD, प्लाज्मा टीवी, LED, OLED, ऑर्गेनिक LED, 3D टीवी, धीरे धीरे इनोवेशन हुआ। यानी जो मैंने पॉइंट्स बताए थे, अगर इस मॉडल को हम प्रदर्शनी में रखें तब हम कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी भी हुई, इमेजिनेशन भी हुआ और धीरे धीरे ये जो इनोवेशन हुआ, इनसे आपने देखा होगा पहले टेलीविज़न बहुत बड़े थे साइज में, पोर्टेबिलिटी बहुत कम थी, ड्यूरेबिलिटी बहुत कम थी, कॉस्ट ज़्यादा थी। पर आज धीरे धीरे कॉस्ट कम होती जा रही है, पोर्टेबिलिटी ईजी होती जा रही है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो ये सब जो मैंने क्वालिटी बताई थी, ये धीरे धीरे आप इस एग्जाम्पल की सहायता से इजीली समझ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक 48वीं जवाहरलाल नेहरू राज्य विज्ञान गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी 2020 के आयोजन के बारे में भी संक्षिप्त में आज बताऊंगा। इस वर्ष यह प्रतियोगिता, जो कि हर वर्ष ऑफलाइन होती थी, इस वर्ष यह प्रतियोगिता ऑनलाइन माध्यम से कराई जाएगी। जैसा कि मैंने दिखाया सिंबल 2, गूगल मीट, जूम ऐप, इनमें से ही किसी ऐप पर बच्चे को अपना मॉडल प्रस्तुत करना होगा। इस प्रदर्शनी के मुख्य विषय और उपविषय: मुख्य विषय प्रौद्योगिकी और खिलौने, उपविषय पर्यावरण अनुकूल सामग्री, स्वास्थ्य और स्वच्छता, इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर, ऐतिहासिक विकास, गणितीय मॉडलिंग आदि। इसके अलावा
एक विचार गोष्ठी का आयोजन भी जिला स्तर पर किया जाएगा, जिसका विषय है दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ। मैं आशा करता हूँ इन दोनों प्रतियोगिताओं में प्रत्येक विद्यालय हमारे जिला मुजफ्फरनगर का अपने बच्चों को प्रतिभाग कराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। सभी का आभार।